हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी को लेकर, और उस कंपनी के ना एक ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है, उन्होंने उस कंपनी के टारगेट्स को रेज़ कर दिया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि आपको ये चीज़ देखकर कि हाँ, एक फ़र्म ने उनके जो टारगेट्स है रेज़ कर दिए तो हमें भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको ये ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। तो नहीं फ्रेंड्स, ये टोटली रॉन्ग अप्रोच होती है। किसी के कहने पर शेयर ख़रीदना या इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच होती है। आपको खुद से उस कंपनी को पढ़ना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स को पढ़ना चाहिए, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आपको डेफ़िनेटली उनके पॉइंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए कि वो फर्म किस बेसिस पर ये बोल रहे हैं कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है, वो क्या देख रहे हैं कंपनी में। तो आपको भी स्टडी करना चाहिए। आपको बिज़नेस अच्छा लगे तो आप डेफ़िनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप फिर उनकी रिपोर्ट को डिनाई भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी नहीं लगती कंपनी। ज़रूरी नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे इन्वेस्ट कीजिए, वो अपना एक स्टडी आपके सामने रख रहे हैं। आप उस स्टडी को मानो चाहे ना मानो, ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है। तो उस बेसिस पर इन्वेस्ट करना ये गलत हो जाता है। आप अपनी स्टडी कर सकते हो। आपको उस कंपनी के प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, पॉजिटिव्स, रिस्क क्या है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, फिर ही आप वाइज डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वो कंपनी कौन सी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके टारगेट्स रेज कर दिए, दैट इज़ लेंसकार्ट। आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कंपनी के बारे में। रिसेंटली लिस्ट हुई थी कंपनी मार्केट में। तो एक मैक्वेरी फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, उन्होंने इस कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो रेज़ कर दिए। अब वो क्या लॉजिक लगा रहे हैं, क्यों उन्होंने ये टारगेट्स रेज़ कर दिए, तो रीज़न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैक्वेरी ने लेंसकार्ट के टारगेट्स रेज़ कर दिए, उन्होंने 600 के टारगेट्स दिए हैं कंपनी को। क्यों? ओनली रीज़न इज़ इंटरनेशनल बिजनेस ड्राइविंग ग्रोथ। उनको ये लगता है कि इस कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बोल रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छा आने वाले टाइम में रिटर्न्स दे सकती है। कुछ और डीपली पढ़ते हैं कि क्यों क्यों इनको ऐसा लगता है कि इनका ये इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर सकता है फ्रेंड्स। ओनली बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। सो प्योरली फ्रेंड्स, चाहे कोई इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर है, चाहे वो कोई एक्सपर्ट है, वो प्योरली डिपेंड करता है रिजल्ट्स पर, ठीक है। तो ये मैक्वेरी भी इसी बेसिस पर बोल रहे हैं, क्योंकि उनके कंपनी के लास्ट 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स ना बहुत ही अच्छे आए हैं। हम रिज़ल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, हम कंप्लीट फंडामेंटल स्टडी करेंगे कंपनी की। आप देखोगे कि रिज़ल्ट्स कंपनी के अच्छे आए हैं। उसके बेसिस पर मैक्वेरी ने भी इनके जो टारगेट्स हैं रेज़ कर दिए हैं बिकॉज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये ब्रोकरेज हाउस क्या बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में 35% तक कंपनी ग्रो कर सकती है, उसका ग्रोथ रेट होगा 35%। एंड मार्क द टाइम पीरियड फ्रेंड्स, वो क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 29 तक। तो आप टाइम पीरियड देख लो, मतलब ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ये आने वाले 1-2 महीने, 1-2 साल की बात नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि 26 से लेकर 29 तक कंपनी 35% तक ग्रो कर सकती है। और ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं, उनका की पिलर क्या है कि कंपनी ना अपना इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, उस पर बहुत अच्छा सा काम कर रही है, और उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंडियन बिजनेस से भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो वो बुलिश है इंटरनेशनल बिजनेस पर, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि उन्होंने टारगेट्स रेज़ किए हैं किस बेसिस पर कि इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। इस बेसिस पर मैक्वेरी ने इनके टारगेट्स रेज़ कर दिए। तो यहाँ तक तो आपको वीडियो मतलब समझ आया होगा कि किस बात पर, किस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों मैक्वायरी ने टारगेट्स रेज़ कर दिए। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से एक फंडामेंटल चेक लेते हैं। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, ठीक है, वो वीडियो में तो हम देखते हैं कि 2-4-5 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन इसको बहुत डिटेल डेप्थ स्टडी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से स्टडी करो कंपनी को, फिर आप डिसाइड करो कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, तो कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, जैसे आप देख सकते हो कि 14 नवंबर 2025 इस डेट को कंपनी लिस्ट हुई थी, और तब से लेकर अब तक कंपनी का एक डिसेंट परफॉर्मेंस ही रहा है। आप मोटा मोटी लगा सकते हो 6-7-8 महीने हो गए कंपनी को लिस्ट हुए, और तब से लेकर अब तक कंपनी ने रफली 23% के रिटर्न्स दिए हैं। तो एक डिसेंट रिटर्न्स हैं अब तक तो कंपनी के, ठीक है। और
उसका रिफ्लेक्शन हम देखेंगे कि रिज़ल्ट्स क्या हैं कंपनी के, फिर ही हम देखेंगे ना कि शेयर रिफ्लेक्ट करता है रिज़ल्ट्स पर भी आएंगे। सबसे पहले कंपनी फ्रेंड्स करती क्या है, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, और इसका बेसिक काम क्या है, टेक्नोलॉजी फोकस्ड आईवीआर कंपनी है ये। और उसमें करती क्या है, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग एंड रिटेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड एक्सेसरीज। बेसिकली हम ये गैस लगा सकते हैं कि ये आईवीआर कंपनी है और उसी में ही ये काम करती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, जिस बेसिस पर मैक्वेरी ने भी इनकी रेटिंग इंक्रीज़ की है, रिजल्ट्स। अब हम रिजल्ट्स को डीपली स्टडी करेंगे। जो सेल्स आप देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर को एनालिसिस करेंगे। जैसे दिसंबर 2025 में 2308 के जो है सेल्स थी, जंप होकर 2516 पर चली गई। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 462 था, जो जंप करके 536 चला गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो 178 से लेकर 254 तक चला गया। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो तो 133 से लेकर 204, और वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है ईपीएस में, 0.76 से लेकर 1.15 तक चला गया। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट्स को कंपेयर करो तो कंपनी ने एक अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स ही दिखाए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रिजल्ट्स को कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स अगर आप देखो तो 6653 थी मार्च 2025 में, तो वो जंप करके 8814 तक चलेगी। ये फिगर्स करोड्स में होती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 977 से लेकर 1749 तक चला गया, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो, 385 से लेकर 680 तक चला गया। इस चीज़ में अगर आप देखो, अदर इनकम का भी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है मार्च 2025 में, 351। अगर आप इस चीज़ को भी इग्नोर कर दो, रिजल्ट्स फिर भी बहुत अच्छे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो, थोड़ा सा आप लंबा देखो, मार्च 2023 में लॉस में थी कंपनी, नेगेटिव में थे रिजल्ट्स, फिर लॉस फिर भी था कंपनी को मार्च 2024 में, लेकिन कम हो गया लॉस। उसके बाद सीधा ही फ्रेंड्स मार्च 2025 में कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया। कैसे? उन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, सेल्स को इंक्रीज़ किया, एक्सपेंसेस को कम किया। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 297 तक का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को। और उसके बाद फिर से कंपनी प्रॉफिट में आई, उन्होंने शो किया 501 का प्रॉफिट। तो आप कंपैरिजन अब कर सकते हो कि मैक्वेरी किस बेसिस पर बोल रहे हैं। उनके लास्ट 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, इसके बेसिस पर ही वो ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, स्पेशली ग्लोबल बिजनेस में अच्छा कर सकती है, जिसके बेसिस पर उन्होंने टारगेट्स रेज़ कर दिए। लेकिन फ्रेंड्स अगेन आने वाले टाइम में फिर से रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेटिंग्स होती हैं ना, कि इन्होंने बढ़ा दिए रेटिंग्स, शेयर प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, तो ये चेंज भी हो सकता है। अगर रिजल्ट्स ना आए तो रेटिंग्स नीचे भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी रिजल्ट्स को फिर से ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो प्रमोटर्स के पास रफली 18% के जो हैं शेयर्स हैं। एफआईएस के पास भी स्टेक है 4.26%, डीआईएस के पास भी है 15.48%, पब्लिक भी होल्ड करके बैठी है 62.30%। और अगर आप ये देखो कि प्रोमोटर्स के पास कम है तो कंपनी ख़राब हो गई, नहीं, क्योंकि नई कंपनी आई है, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा ही दिखेगा आपको, थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न नहीं है। पब्लिक भी 62% ऐसे है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी होल्ड करके बैठे हैं स्टेक। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो जाए। थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो और थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थोड़ी सी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। अगर रिजर्व्स को देखें, 6197 करोड़ के थे, जो जंप होकर 8771 तक चले गए। तो रिजर्व्स में अच्छा जंप है। रिजर्व्स बढ़ना मतलब प्रॉफिट्स का बढ़ना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है कंपनी की, दैट इज़ 79 से कम होकर अब 54 हो चुकी हैं। तो बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो चुकी हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी देखें तो 23 से इंक्रीज़ होकर 24 चलेंगे। ये 1 साल का टाइम पीरियड होता है, विद इन 1 ईयर ये क्लियर करनी होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देख लेते हैं। 310 थे, फिर अब 778 हो गए। अगर आप सीधा टोटल एसेट्स पर आओ तो 8657 से लेकर जंप करके 12,000 तक चले गए। तो ऑल इन ऑल एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। तो ऑल इन ऑल हम देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी की बैलेंस शीट जैसे होनी चाहिए वैसी ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इनका थोड़ा सा और डेप्थ इन एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। जैसे कि हमने देखा ये आईवीआर में ही काम करती है, इनका 100% जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो आईवीआर में ही है।
तो अगर आप इसमें से माइनस पॉइंट ढूंढना चाहो तो यही है कि एक ही प्रोडक्ट में काम करती है, एक ही प्रोडक्ट लाइन है, अगर इसमें कुछ इशू हो गया तो सीधा इम्पैक्ट शेयर पर आएगा। तो अगर आप निकालना चाहो तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पूरा रिस्क भी पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर देखें तो जैसे कि मैक्वेरी ने भी किया है, ये इंडिया में भी है और ग्लोबल लेवल पर भी है। इंडिया में इनका जो है 58.3% है और आउटसाइड इंडिया 41.7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंडिया से आता है 70% और आउटसाइड इंडिया 29%। और अगर एसेट वाइज ब्रेकअप भी देखें तो इंडिया का है 65%, आउटसाइड इंडिया 34%। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर भी इनको अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अच्छा एसेट बेस है इनका। और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप पीयर्स भी देखें इस फील्ड में, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी टक्कर इनको टाइटन कंपनी से मिल सकती है। टाइटन भी इसी फील्ड में काम करती है। टाइटन के और भी प्रोडक्ट लाइंस हैं और भी प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, अकेला आईवीआर नहीं है, लेकिन फिर भी टाइटन इससे भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी का मतलब होता है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन टाइटन की ज़्यादा है, लेंसकार्ट की अभी कम है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर आप बोल सकते हो कि टाइटन थोड़ी सी बड़ी कंपनी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉम्पिटिटर है इनका टाइटन ही है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि बड़ी कंपनी को रिस्क नहीं होगा छोटी कंपनी से, ठीक है। तो आप बस कंपटीशन वाइज देख सकते हो कि दो कंपनीज हैं इसी सेगमेंट में और टफ कंपटीशन दे सकती हैं एक दूसरे को। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम जो भी कंपनी ले रहे हैं उसका कॉम्पिटिटर कौन है, तो कॉम्पिटिटर को भी साइड बाय साइड स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। एक जो रिपोर्ट आई थी मैक्वेरी की कि किस बेसिस पर वो टारगेट रेज कर रहे हैं लेंसकार्ट के, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।